हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्वेरी ना काफ़ी स्टूडेंट से मुझे आती है कि सर आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम अर्निंग सम एक्स वाई जेड अमाउंट, सो शुड आई जॉइन आर बी आई ग्रेड बी जॉब, बिकॉज ये एंट्री लेवल का जॉब है ना। जैसे मान लीजिए मिनिमम एज 21 है, तो 21-22 का भी कोई पर्सन यहाँ पे एंटर कर सकता है। एंड मैक्सिमम एज जो है नॉर्मल केस में 30 है। लेकिन जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे बैंक्स में है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है, रेगुलेटरी बॉडीज़ में है, अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ में, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन आरबीआई ने दिया हुआ है। तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग आते हैं, जैसे आईआरडीए है, नाबार्ड है, उसके बाद आपका सेबी है, पीएफआरडीए, यहाँ से भी आते। तो ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बैंकर जैसे जिन्होंने 21-22 के एज में ज्वाइन किया है, कोई स्केल 3 में है बैंक्स में, कोई स्केल 4 में भी है, ऐसे कुछ लोग हैं थोड़े से गिने चुने कि जो मतलब एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। और उनको ये डाउट होता है कि अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि स्केल 4 लेवल पे अगर आप आएंगे मान लीजिए, तो सैलरी एंड पर्स तो आरबीआई जितना ही रहेगा, लेकिन फिर आगे क्या करना है, बिकॉज हियर यू विल स्टार्ट योर करियर फ्रॉम स्क्रैच। एंड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन यू आर लाइक 10 years सीनियर, जैसे चीफ मैनेजर है आप, या स्केल 3 भी है, 1-2 साल में स्केल 4 बनेंगे, तो आप यू आर एट अ वेरी इन वी कैन से मिडल और नियर अबाउट सीनियर लेवल पे आप जाओगे, एजीएम डीजीएम बन जाओगे। इन बैंक्स एजीएम डीजीएम आर वेरी बिग पोस्ट। इन आरबीआई एजीएम इज़ नॉट, बिकॉज आफ्टर 7 years, लाइक जैसे किसी ने 21-22 में ज्वाइन किया आरबीआई को, तो वो 27-28-29 में एजीएम बन जाएगा। ठीक है, तो इन आरबीआई हायरार्की एजीएम इज़ नॉट दैट हायर लेवल पोस्ट। तो यहाँ पर मतलब उनको जॉब ज्वाइन करना है नहीं करना है, एंड ये डिसीजन हमें कैसे लेना है, तो मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा फ्रेमवर्क बताऊँगा। और आप क्या करेंगे, आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप क्या करेंगे। और ये जो वीडियो देखने वाले वर्किंग प्रोफेशनल्स भी है, और जो फ्रेशर्स है वो भी देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि आगे आप भी जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, देन यू विल हैव द एस्पिरेशन टू जॉइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ मैनेजर। तो आपको भी ये जो फ्रेमवर्क है ये हेल्प करेगा। और बाकी सारे जगह पे, मतलब आप कहीं पे भी वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपको ये डेफिनेटली फ्रेमवर्क हेल्प करने वाला है। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ क्राइटेरियाज है, ये इसलिए डाला है क्योंकि आरबीआई को क्या लगता है कि जिनको रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, उनको ऐसा ना हो जाए कि उनका एज 30 चला गया और वो फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए एक थोड़ा सा एक विंडो इन्होंने दिया है आरबीआई ने, 3 साल का एज रिलैक्सेशन, कि आप भी अप्लाई कीजिए। क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है बैंकिंग का है, इंश्योरेंस कंपनी का है, रेगुलेटरी बॉडीज़ का है, वो आरबीआई में काम करने में डेफिनेटली यूज़फुल होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली आरबीआई ने, बाकी ऑर्गेनाइज नहीं, जैसे नहीं देती है, जैसे नाबार्ड है या सेबी है या आईआरडी है, पीएफआरडी, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा एज रिलैक्सेशन नहीं देती। ठीक है, तो आरबीआई देता है। तो ये एक अच्छी बात है, जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको भी आरबीआई में आने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखो 4-5 फैक्टर है। सबसे पहले है कि एट प्रेजेंट आपकी सैलरी कितनी है। ठीक है, आरबीआई की सैलरी आपको पता है 25 to 30 lakhs पर एनम है। और अभी 2022 से, यानी कि नवंबर 2022 से ये अभी ड्यू है। तो अभी ये रिवाइज होगा, तो नियर अबाउट अभी ये जो रेंज है, अभी ये रेंज 30+ के आसपास जाएगा। जैसे मुंबई में ज़्यादा होता है, बाकी में 2-4 लाख का फ़र्क आगे पीछे होता है। तो ये जो रेंज है डेफिनेटली इसको क्रॉस करने वाला है। एट प्रेजेंट ये रेंज में सैलरी है, हम सब पकड़ रहे हैं इसमें। ठीक है, अगर आपको इसमें अगर किसी को ये ज़्यादा लग रही, तो आप 20 से 25 लाख भी पकड़ सकते। तो यहाँ पर सैलरी में मैं आपको 3 टाइप में डिवाइड करूँगा। ऐसे लोग की जिनकी सैलरी लेस देन 10 lakhs है। ठीक है, दूसरे जो है जिनकी सैलरी 10 to 25 lakhs के बीच में है। एंड तीसरा जो कैटेगरी है, जो 25 से आगे लेके, मुझे लगता है मैंने 50 तक देखा है, 50 तक करते हैं। लेकिन मैं जैसे मान लीजिए 80-90 लाख जिसकी है, 80-90 लाख जिसकी, वो इसको नहीं ट्राई करेंगे, कि ऑब्वियस रीज़न इतनी हाई सैलरी पे नहीं आता। क्योंकि मैंने 40-50 काफ़ी लोग देखे हैं। ठीक है, 40-50 लोग काफ़ी देखे। तो ये है। तो देखो, ये मतलब मुझे तो लगता है कि इन्होंने तो 100% करना ही चाहिए, मतलब इसमें नो डाउट है। यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसा होगा, ग्रोथ कैसा होगा, उसके बेसिस पे ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है सैलरी वाला। जिनकी सैलरी 25 लाख से कम है आज के डेट में, उनको तो डेफिनेटली सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक सैलरी वाला फैक्टर। दूसरा है कि जैसे मान लीजिए आपका जो लाइफ पार्टनर है, ठीक है, जैसे लाइफ पार्टनर है, या जिसको आप स्पाउस कहेंगे,
अभी जैसे अगर आप मैरिड है राइट नाउ, या आपका जो होने वाला स्पाउस है वो या होने वाली स्पाउस है, उनका जो जॉब का नेचर है वो कैसा है, या उनका जॉब का लोकेशन क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मान लीजिए किसी का हस्बैंड, क्योंकि ये मैंने केस पहले भी डिस्कस किया था, एक मुझे याद है, एक लड़की थी यूपी की, वो डिप्यूटी कलेक्टर सेलेक्ट हुई थी यूपी में। तो उनका आरबीआई में भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन हस्बैंड आई थिंक इरिगेशन या किसी डिपार्टमेंट में, सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में यूपी में काम करते थे, तो उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। और ऐसा नहीं होगा कि मैडम जो है इनका लखनऊ या फिर कानपुर में आरबीआई का ऑफिस है, तो ऐसा नहीं होगा कि उनको लाइफ टाइम वहाँ पे पोस्ट मिलेगी, 5 और 5 10 साल वहाँ पे हो सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपका जो स्पाउस का जॉब है वो अगर आपको अलाउ नहीं करता है आरबीआई का जॉब करना, या ऑल इंडिया लेवल का बेसिस का जॉब है, तो आप फिर यहाँ पर आप नहीं आ सकते, आपकी कितनी भी इच्छा हो, ठीक है। तो ये उनका जॉब लोकेशन जो है, जॉब लोकेशन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी मुझे याद है कि मेरा जब सिलेक्शन हुआ था, मेरे पहले 1 साल में मेरा ही फ्रेंड था, उसका सिलेक्शन हुआ था, तो उसने बस ये रिक्वेस्ट किया था कि सर मुझे फर्स्ट पोस्टिंग जो है, फर्स्ट जो पोस्टिंग है, फर्स्ट पोस्टिंग ये मुझे मुंबई या पुणे में मिले, ठीक है, मुंबई या पुणे में मिले। और मुंबई में अगर मिलती है तो यहाँ पर आप 10 to 13 ईयर्स के आसपास रह सकते हैं, पुणे में भी आप 5 to 6 ईयर रह सकते हैं। तो ऐसा रिक्वेस्ट किया था, लेकिन आरबीआई ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो उसने ज्वाइन नहीं किया। सो आई थिंक नाउ ही इज़ इन पुणे, इन्फोसिस या टीसीएस में है राइट नाउ। ही माइट बी अर्निंग 60 lakhs के आसपास। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आपका अगर स्पाउस का जॉब लोकेशन मतलब अलाउ नहीं करता है तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसमें ना आप ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि आरबीआई का जो जॉब है वो मेजर सिटीज़ में रहेगा। मुंबई में अगर आप देखेंगे, मुंबई में आप नियर अबाउट 20 ईयर्स यहाँ पर बिता सकते हैं, मिनिमम 15 साल तो है ही है, ठीक है। इनिशियल पकड़ लीजिए, एंड में पकड़िए, मुंबई में है। उसके बाद दिल्ली है, ठीक है, आपके बाद कोलकाता है, हैदराबाद है, बैंगलोर है, पुणे है। तो ये जो लोकेशंस है ना, ये मेट्रो सिटीज़ है, यहाँ पर जॉब मिल जाएंगे। जब मुझे याद है एक लड़की थी, वो आरबीआई में ज्वाइन किया, और उनके हस्बैंड आई थिंक गुड़गांव में थे। मतलब जस्ट शादी डिसाइड हुई थी और फिक्स हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी, तो फिर उनका पोस्टिंग आई थिंक उन्होंने, मुंबई हुआ था पहले, फिर बैंगलोर में शिफ्ट किया, और फिर हस्बैंड भी आ गए, क्योंकि आईटी में है, तो ये जो सिटीज़ है यहाँ पे काफ़ी जॉब मिल सकती है। तो जो आईटी में है या जिनको ऐसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कॉरपोरेट में ये मेजर जैसे दिल्ली गुड़गांव के आसपास है, या हैदराबाद है, बैंगलोर है, पुणे है, कोलकाता है, यहाँ पर मैक्सिमम जॉब्स है। तो अगर मान लीजिए कोई अलग प्रोफेशन में भी है, तो मैंने देखा है कुछ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब भी छोड़े, मोस्टली लड़कियां ही थी कि जिन्होंने जॉब छोड़ के फिर वो जैसे हैदराबाद बैंगलोर में आने के बाद फिर उनको वहाँ पर जॉब मिल गया। तो ये आपका, क्योंकि देखो ये शादी वाला फैक्टर जो है ये इम्पॉर्टेंट है ही है। कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें शादी नहीं करनी, तो वो स्टोरी अलग है, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, स्पाउस होगा, उनका जॉब का लोकेशन कौन सा है। उसके बाद आपका वर्क प्रोफाइल, ठीक है, ये वर्क प्रोफाइल के लिए मैंने कुछ डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लाए। उसके पहले हम एक बात करेंगे कि हम जो कहेंगे कि जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी आरबीआई में जितना सैलरी मिलता है, मान लीजिए इन हैंड किसी को 1.5 लाख मिलता है, ठीक है, पर्पस एक जस्ट एग्जांपल के लिए। एंड प्राइवेट में भी किसी को मान लीजिए 1.5 लाख मिलता है, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम। लेकिन आरबीआई में जो जॉब सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी, उसको हम ना पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है, जॉब सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू योर हेल्थ। क्योंकि प्राइवेट में अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में ना ले ऑफ चालू हो गया, ले ऑफ थोड़ा थोड़ा चालू हो गया, तो बाकी जो लोग हैं ना उनका हेल्थ बहुत हैम्पर करता है, क्योंकि उसको डर है ना, यार कल उठ के मेरा जॉब रहेगा नहीं रहेगा, ऑलरेडी होम लोन लिया है, कार लोन है, इतना सारा बर्डन है, तो उसका हेल्थ इम्पैक्ट करता है। एंड अगर मान लीजिए आपका जॉब सिक्योर है तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और मान लीजिए किसी के स्पाउस जो है वो जॉब नहीं भी कर रहे, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में उनको हेल्प कर सकते। जैसे मान लीजिए मुझे याद है, आई थिंक मैं जब आरबीआई में अहमदाबाद में था, तो वहाँ पर एक सीनियर ये थे, ग्रेड ए ऑफिसर थे, जैसे क्लर्क से प्रमोट होके, तो उनके वाइफ का आई थिंक गुजरात में ना, ये आपको पता है कि ये स्नैक्स जो है ना वो काफ़ी लोग खाते हैं वहाँ पर, जैसे चकली है, ये है, ऐसा इसका बिजनेस था उनका, वाइफ का पहले से ही था मतलब। तो अभी जैसे ही हस्बैंड है तो इनको टेंशन नहीं था वो, तो वो उनको उसमें हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यू आर डूइंग वी कैन से काइंड ऑफ
बिजनेस आउटसाइड द जॉब, ये ऐसा नहीं है ये वाइफ का बिजनेस है, लेकिन उसमें आप उनको हेल्प कर सकते कि व्हेन यू कैन हेल्प, जब आपका जॉब सिक्योरिटी है, आपको कोई टेंशन नहीं है, सैटरडे संडे आपको छुट्टी है, जॉब की स्टेबिलिटी, इन केस में ऐसा हेल्प करेगा। और एक एग्जांपल था उनका, आई थिंक ब्यूटी पार्लर था, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल सकता है। सैटरडे संडे आप घर पे क्या करोगे, ठीक है, हम बेड पे तो नहीं रहते, कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो उनको आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉब सिक्योरिटी से आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, देन यू कैन हैव अ फ्री माइंड एंड देन यू विल गिव सम एडवाइस टू योर स्पाउस। तो ये दोनों के साथ हो सकता है। कलकत्ता में मुझे याद है, मैं ना मेरे अंकल वहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे, तो मैं वहाँ पे गया था, तो उनकी कॉलोनी में, उनके कॉलोनी में एक कपल रहता था, वो मैडम सीबीआई में थी, सीबीआई में आई थिंक सुपरिटेंडेंट थी, और उनके हस्बैंड फिर ये कपड़ों का बिजनेस करते थे, ठीक है, मतलब साड़ी और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैं वहाँ पे गया था, तो फिर मैंने साड़ी खरीदी थी। मैं उस टाइम में इलाहाबाद बैंक में था, मेरा ट्रेनिंग था वहाँ पर कलकत्ता में। तो वो फिर क्योंकि वाइफ सैटरडे संडे फ्री है, आपको पता है, जॉब में जस्ट जॉब सिक्योरिटी का एग्जांपल दे रहा था, तो वो उनको हेल्प कर पाएगी। तो इस तरीके से भी आपको सोचना है कि आज के डेट में आपको पता है कि इतना, मतलब क्या कहते हैं हम उसको, महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और ख़र्चा भी स्कूल का, ये सब चीज़ का बढ़ गया है। तो ऐसा आप मत सोचिए कि वाइफ मेरी है वो हाउस वाइफ रहेगी, आज के दिन में दोनों को कमाना है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट बोथ शुड डू द जॉब। एक जॉब करेगा, दूसरा कोई छोटा मोटा बिजनेस करेगा। आपको पता है आज के डेट में ऑनलाइन तो कितनी सारी मतलब चीज़ें आ गई है, अगर टीचर है तो ऑनलाइन पढ़ा सकते। तो ये तीसरा फैक्टर है, ठीक है। सबसे पहले हमने सैलरी वाला देखा, देन हमने लोकेशन वाला देखा, फिर आपका ये जॉब सिक्योरिटी वाला है, एंड फोर्थ है आपका वर्क, एक्चुअल वर्क। आप देखो आपको कितना डाइवर्स टाइप का, एंड ये पूरा इंडिया का हम जो कहते हैं इकोनॉमी है, मॉनेटरी साइड जो है, ये सारा एस्पेक्ट आरबीआई मैनेज करता है। तो देखो आप अगर आप 25 पे ज्वाइन करते हैं तो आपको 35 ईयर्स का सर्विस मिलेगा, ठीक है, 60 पे रिटायरमेंट है। तो यहाँ पे 5 into 7, ठीक है, एक डिपार्टमेंट में 5 साल, इस तरीके से 7 डिपार्टमेंट्स में आप काम करोगे, मैक्सिमम 7 to 8, एक दो आगे पीछे होगा। देखो अभी कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बजट मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, करेंसी मैनेजमेंट है, तो इसके लिए अलग लोग आते हैं, करेंसी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के लिए है। एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशन, ठीक है, जो एफडीआई वाला जो होता है। गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स है, क्योंकि आपको पता है आरबीआई क्या है, बैंकर टू गवर्नमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, रेगुलेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसको स्टैटिस्टिक्स वाले लोग लगते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, ये रेगुलेशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट, फिनटेक डिपार्टमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज, ह्यूमन रिसोर्स, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये एंसिलरी यानी कि जो सपोर्ट डिपार्टमेंट इसको कहते हैं। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, इंटरनल डेट मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, लीगल है, यहाँ पे लॉ वाले, मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, प्रीमाइसेस, राजभाषा, रिस्क मॉनिटरिंग, सेक्रेटरी सेल, विजिलेंस सेल। तो इतने डाइवर्स रोल है कि ये ऐसा मोनोटोनस वाला जॉब नहीं है, ठीक है। मैं जब था तो मैं अभी उस ये डिपार्टमेंट नहीं, उस टाइम उसको यूबीडी कहते थे, अर्बन बैंक डिपार्टमेंट, अभी वो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन का पार्ट है। तो मैंने 3 साल था आरबीआई में, तो मैंने एक डिपार्टमेंट में काम किया। तो अभी मैंने एक डिपार्टमेंट में काम किया, लेकिन मुझे पूरा बैंक का बैलेंस शीट समझ में आता था, मतलब देख के मैंने बैंक की खुद बैलेंस शीट बनाई थी, प्रॉफिट लॉस ये सारा। और मैं उस टाइम जो सीएस थे, जो बैंक का स्ट्रेटेजिक ऑडिट करते थे, बैंक के जो बोर्ड है, बोर्ड मेंबर जो बैंक को रन करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन। अभी मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं गुजरात में एक बैंक में था, तो उनका जो बोर्ड था, आपको पता है फाइनल डे पे क्या होता है, आपका ऐसे ओवल शेप का टेबल, आपको पता है मीटिंग वाला होता है। तो यहाँ पे जैसे फाइनल डे पे एक होता है कि आपको एक स्पीच देना है, ठीक है, स्पीच यानी कि बैंक के बारे में कमेंट करना है, और यहाँ पर सारे बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बैठेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो आप सोचिए आप ये कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, मुझे बताओ, क्योंकि आपको उनको गाइड करना है। और ये सारे मतलब हम बोलते हैं ना धुरंधर, यानी कि सब स्टॉलवर्ड्स लोग थे। मतलब एक गुजरात के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक एजुकेशन मिनिस्टर थे, एक बहुत बड़े सीए थे, उसके बाद एक रिटायर्ड आई थिंक बैंक के जीएम थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम थे रिटायर्ड। इस तरीके से वो काफ़ी बिजनेसमैन बड़े बड़े, जिनके 5,000 10,000 करोड़ का टर्नओवर। तो उनके साथ उनको आपको गाइड करना है। और आपको ये पोजीशन पे आप क्यों बैठेंगे, ये सारे 50-60 वाले लोग हैं, और मैं उस टाइम 29-30 का था, क्योंकि बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द आरबीआई। तो एज अ आरबीआई का पर्सन मैं इनको गाइड कर रहा था, मतलब बैंक के बारे में बता रहा था कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये एक्सपोजर ना बहुत ज़बरदस्त मिलता है आरबीआई में, और आपको रिस्पेक्ट जो है, क्योंकि आपके पास पावर है।
you can stop banks like any banks expansion, जैसे किसी को ब्रांच ओपन करना है, स्टॉप मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपके हाथ में है, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है इसमें कुछ मिस्टेक है देन यू कैन एक्ट, अदरवाइज ऐसा नहीं, अगर वो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो हमको देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे तो उस पर आप काफ़ी सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर एक्टिविटी सही नहीं हो रही है तो बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल होता है, आपको पता है। तो ये जो वर्क प्रोफाइल वाला है, और ये मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये अट्रैक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और आपके लिए कुछ डिपार्टमेंट्स है जो स्टूडेंट्स के बहुत फेवरेट डिपार्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, उसके बाद एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। मैं जब था ना उस टाइम पे ये नहीं था, अभी काफ़ी पावरफुल डिपार्टमेंट है। इनके रीजनल ऑफिसेस है अहमदाबाद, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, नागपुर एंड न्यू दिल्ली में। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है, यानी कि ये बैंक्स और बाकी जो NBFC उनका जाके एक्चुअल इंस्पेक्शन करते हैं ऑन साइट जाके। ये रेगुलेशन, ये सारे रूल्स बनाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट। तो ये काम करने का जो हम क्या कहते हैं डाइवर्सिटी है, वो RBI में बहुत है, ठीक है। एंड देन फिर आपको पता है वर्क लाइफ बैलेंस तो डेफिनेटली है, क्योंकि एवरी सैटरडे संडे आपको छुट्टी है। बाकी भी बहुत सारी पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं। अगर आप सैटरडे संडे प्लस ये सारे करेंगे और छुट्टियाँ, तो 100 डेज़ के आसपास तो छुट्टियाँ मिलेगी यहाँ पर। और ये RBI में देखिए आप, RBI ये अर्जेंट सर्विस में नहीं आता है, ठीक है। अर्जेंट जैसे बैंक में है, ब्रांच मैनेजर छुट्टी पे नहीं जा सकता जब तक वहाँ पे कोई रिलीविंग पर्सन नहीं आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यू आर लाइक डूइंग करस्पॉन्डेंस। आपका जॉब ऐसा है कि आप छुट्टी ले सकते हैं, बस इन रेयर केसेस वेयर देयर इज़ अ वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट, जैसे कुछ पार्लियामेंट में कुछ क्वेरी आ जाती है तो फिर उसको आपको जवाब देना है। तो समटाइम्स आपको ऐसा होता है, अदरवाइज मुझे याद 3 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं कि छुट्टी जो है वो आपको नहीं मिली। तो बैंक में ये बहुत प्रॉब्लम है। और देखो होता क्या है ना, छुट्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे है, किसी रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव का, फ्रेंड का कुछ फंक्शन है, आपको कुछ घर पे काम है, तो बहुत जगह पे छुट्टी नहीं मिलती है, तो लोग इससे बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो RBI में ये नहीं है, ठीक है, RBI में ये आपको मिलेगा। तो ये सारे जो रीजंस है उसकी वजह से मुझे लगता है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको मतलब ये जॉब के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। आप मुझे बताओ आप किस जॉब में हैं, आपका सैलरी कितना है, आपका इसके बारे में थॉट्स क्या है। तो फिर बाकी आपका जो हम इसको कहते हैं ना क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो बाकी जो लोगों का रियल एक्सपीरियंस होगा, अभी मैं मेरे साइड से बता रहा हूँ, लेकिन अगर 10 अलग लोग कहेंगे, उनका एक्सपीरियंस बताएंगे, आप अपने प्रेजेंट जॉब में खुश है ना खुश है, क्या प्रॉब्लम आती है, मोस्टली क्या आपको मतलब पेन पॉइंट है। आप प्रेजेंट जॉब में मान लीजिए 30 लाख कमा रहे हैं, या बैंक में आप स्केल 3 स्केल 4 है, अच्छे पोजीशन पे, लेकिन आपका पेन पॉइंट क्या है, उसकी वजह से आपको लगता है कि आपको RBI में ट्राई करना चाहिए। तो अभी अगर आप मतलब है तो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। ये जर्नलिस्ट है, ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, ये स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, और इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छा प्लान बनाया हुआ है। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। एंड जैसे मैंने RBI के बारे में बताया, वैसे ही IRDA भी काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और IRDA की अच्छी बात क्या है, इसका जो 90% जो पोस्ट है यहाँ पे हैदराबाद में है, देन कुछ दिल्ली में है और कुछ मुंबई में है। तो अगर आपको ये 3 सिटी में रहना है आप लाइफ टाइम के लिए, आगे 1-2 जगह पे और ओपन हो सकता है, तो आप ये जॉब के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका अगर सैलरी देखेंगे, RBI का सैलरी अगर 100 है तो इसका 70 के आसपास आएगा, एक जस्ट कंपैरिजन के लिए। तो ये भी अच्छा जॉब है, इसका भी हमने स्टडी प्लान बनाया है, तो आप इसके बारे में भी डेफिनेटली सोच सकते हैं। तो आप प्लीज़ लिखिए यहाँ पर आपके व्यूज़ क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस रीज़न की वजह से करना चाहिए, सो दैट ना ऑल अदर पीपल विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ योर post. Thank you for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.